इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाई राइज बिल्डिंग के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए प्रेशर बूस्टर पंप को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। फिक्चर्स की लोड वैल्यूज़ और जीपीएम हम इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड की मदद से कैलकुलेट करेंगे और पाइप का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लम्बिंग इंजीनियर हैंडबुक में दी गई हाइड्रोलिक टेबल का इस्तेमाल करेंगे। बिल्डिंग के अंदर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पाइपिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं ये इससे पहली वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम राइज़र डिज़ाइन और मेन लाइन के डिज़ाइन पे कंसंट्रेट करेंगे। हम अपनी इस स्टडी के लिए एक 10 स्टोरी बिल्डिंग लेंगे जिसके हर फ्लोर पे 10 अपार्टमेंट है और हर फ्लोर की हाइट 10 फीट है। इस बिल्डिंग के अंदर 5 शाफ्ट है जिनके अंदर अलग अलग 5 वाटर सप्लाई के राइज़र है R1, R2, R3, R4, R5। हर राइज़र हर एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट को पानी सप्लाई करता है। हर एक अपार्टमेंट के अंदर 2 बाथरूम ग्रुप है और एक किचन सिंक। बाथरूम ग्रुप हम उस बाथरूम को बोलते हैं जिसमें एक बाथरूम के अंदर ही शावर भी होगा, WC भी होगी, वॉश बेसिन भी होगा और ये पर्सनल यूज़ के लिए होगा। इसमें वो आदमी एक टाइम में सिर्फ एक ही फिक्सर को यूज़ करेगा। हमारे बाथरूम में जो WC है उसमें फ्लशिंग के लिए फ्लश टैंक है। तो हम इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड में दी गई टेबल AP 103.32 से इन फिक्सर के लिए लोड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। बाथरूम ग्रुप फ्लश टैंक के साथ में कोल्ड वाटर के लिए 2.7, हॉट वाटर के लिए 1.5 और मेन लाइन के लिए 3.6 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। और किचन सिंक के लिए जो कि हमारा अपार्टमेंट प्राइवेट है, कोल्ड वाटर की वैल्यू 1, हॉट वाटर की वैल्यू 1 और मेन लाइन के लिए 1.4 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। स्टडी को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं हर अपार्टमेंट का अपना अलग इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है। तो हमारे पास जो ये 5 राइज़र है ये सिर्फ मेन वाटर सप्लाई के लिए है। एक अपार्टमेंट के अंदर 2 बाथरूम ग्रुप है और एक किचन सिंक। बाथरूम ग्रुप के लिए टोटल लोड वैल्यू है 3.6 और किचन सिंक के लिए है 1.4 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। तो हमारे पास एक अपार्टमेंट के लिए टोटल लोड वैल्यू होगी 3.6 × 2 + 1.4 = 8.6 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। और जैसा कि एक राइज़र एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट को वाटर सप्लाई करता है तो एक राइज़र के लिए एक फ्लोर पे टोटल लोड वैल्यू होगी 8.6 × 2 = 17.2 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। हमारे पास ये एक वाटर सप्लाई का राइज़र है जो इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट को पानी सप्लाई करता है। इस राइज़र को अगर हम सबसे टॉप फ्लोर पे देखते हैं जो कि 10th फ्लोर है तो यहाँ पे ये राइज़र 2 अपार्टमेंट को पानी सप्लाई करता है और इसकी लोड वैल्यू है 17.2 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। फिर हम इसके नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे राइज़र 4 अपार्टमेंट को पानी सप्लाई करता है और इस राइज़र के इस हिस्से की लोड वैल्यू है 34.4 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। उसके बाद अगर हम 2 फ्लोर नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये राइज़र 6 अपार्टमेंट को पानी सप्लाई करता है और इस राइज़र के इस हिस्से की जो लोड वैल्यू है वो है 51.6 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। इसी तरीके से चलते हुए अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये राइज़र 20 अपार्टमेंट को पानी सप्लाई करता है और राइज़र के इस हिस्से की लोड वैल्यू है 172 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। तो इस तरीके से इस राइज़र को हम 10 हिस्सों में बांट सकते हैं और हर हिस्से की लोड वैल्यू है वो डिफरेंट है। जैसे हम नीचे जाते हैं बढ़ती चली जाती है तो इसके रिज़ल्ट में इसकी जो GPM होगी हर हिस्से की वो GPM भी अलग होगी, वो भी नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरीके से इस राइज़र के हर हिस्से का पाइप का जो साइज़ होगा वो भी अलग होगा। तो हम इस राइज़र के 10 सेगमेंट बना सकते हैं और हर सेगमेंट का पाइप साइज़ अलग होगा, GPM अलग होगी और वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट अलग होगी। अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो ये 5 वाटर सप्लाई के राइज़र है ये 5 टिपिकल है, एक जैसे हैं।
तो मेन लाइन के सबसे लास्ट में जो जहाँ पे जो राइज़र कनेक्ट होगा वही हमारे पास क्रिटिकल पाथ होगा, यानी उसी रूट में सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। तो आप देख सकते हैं मेन लाइन में सबसे आखिर में राइज़र 5 कनेक्ट है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। यही हमारे पास क्रिटिकल पाथ है, यानी इसी रूट में सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। हमारे पास एक राइज़र में जो सबसे एंड में जो लोड वैल्यू है वो है 172। तो यहाँ पे हमारे पास इस पाइप में लोड वैल्यू होगी 172 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। फिर जब हम आगे चलते हैं 60 फीट के बाद इससे एक और राइज़र कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे दो राइज़र की लोड वैल्यू हो जाती है, वो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 344। इसके बाद फिर हम 60 फीट और आगे चलेंगे तो यहाँ पे तीसरा राइज़र कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसके बाद जो पाइप होगा उसकी लोड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 516 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। फिर 60 फीट और आगे चलेंगे तो दूसरी तरफ से भी दो राइज़र आगे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन पांचों राइज़र की टोटल लोड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 860 वाटर सप्लाई फिक्सर यूनिट। राइज़र को ऑलरेडी हमने 10 सेगमेंट में बांट दिया है। हमारे पास मेन लाइन में जो क्रिटिकल पाथ है उसमें अलग अलग लोड वैल्यू के जो पाइप सेगमेंट हैं उनको भी हम अलग अलग सेगमेंट नंबर दे देते हैं। जो 172 लोड वैल्यू वाला सेगमेंट है इसको हम 11 नंबर दे देते हैं। फिर उसके बाद 344 वाला जो है इसको 12, फिर इससे आगे वाले को हम 13 और इसको जो लास्ट वाला है इसको हम 14 नंबर दे देते हैं। इन सभी सेगमेंट की एक्सेल में एक टेबल बना लेते हैं और इन सभी सेगमेंट के लिए जो लोड वैल्यूज़ है उस टेबल में फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद इन सभी सेगमेंट के लिए हम इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड में जो टेबल है उसकी मदद से जीपीएम सेलेक्ट करेंगे और फिर सभी सेगमेंट के लिए एएसपीई हैंडबुक में हाइड्रोलिक टेबल के ज़रिए हम इन सभी सेगमेंट के लिए पाइप का साइज़ भी निकालेंगे। आपके पास सभी राइज़र अगर अलग अलग तरह के हैं तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए आपको सभी राइज़र के लिए प्रेशर ड्रॉप की कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद देखना है कि किस रूट में सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप है। आप अगर सेंट्रल हॉट वाटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हॉट वाटर के जो राइज़र है उसके लिए भी आपको प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करनी है। उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा रूट सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप वाला है, आप उसको एज ए क्रिटिकल पाथ सेलेक्ट करेंगे। इस वाटर सप्लाई नेटवर्क के लिए फ्लो जीपीएम, पाइप साइज़, वेलोसिटी और प्रेशर ड्रॉप निकालने के लिए पाइप के सभी सेगमेंट की एक टेबल बना लेंगे और उनके सामने उनकी लोड वैल्यूज़ को फिल कर लेंगे। हमारे पास लोड वैल्यूज़ है 17.2, 34.4, 51.6 और आखिर में 860, जिनके लिए हमें जीपीएम निकालनी है। जीपीएम कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड की ये टेबल AP103.33 यूज़ करेंगे। इसमें दो सिस्टम है, एक फ्लश टैंक दूसरा फ्लश वाल। हमारा सिस्टम फ्लश टैंक का है तो हम ये हिस्सा यूज़ करेंगे। इसमें फर्स्ट कॉलम है लोड वैल्यू का, दूसरा जीपीएम का। अब देखते हैं हमारे पास है 17.2 पहली लोड वैल्यू, लेकिन इसमें है 17, फिर उसके बाद 18 है, 17.2 नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी लोड वैल्यू है 34.4, लेकिन इसमें देख सकते हैं हमारे पास 30 है और 35 है। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू हमारे पास 51.6 है और इसमें है 50 और 60। तो लोड वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग जीपीएम सेलेक्ट करने के लिए हम लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लोड वैल्यू है 17.2, तो इसके लिए हम जीपीएम सेलेक्ट करेंगे। लोड वैल्यू 17 के लिए है जीपीएम 18.4 और लोड वैल्यू 18 के लिए है 18.8। चलो लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से हम 17.2 लोड वैल्यू के लिए जीपीएम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 17 लोड वैल्यू के लिए है जीपीएम 18.4 और 18 लोड वैल्यू के लिए हमारे पास जीपीएम 18.8। तो इस तरीके से हमारे पास 17.2 लोड वैल्यू के लिए जीपीएम होगी 18.48। दूसरी लोड वैल्यू है 34.4, इसके लिए भी जीपीएम सेलेक्ट करते हैं। लोड वैल्यू 30 के लिए है जीपीएम 23.3 और लोड वैल्यू 35 के लिए है 24.9। फिर सेकंड पाइप सेगमेंट के लिए हमारे पास लोड वैल्यू है 34.4, इसके लिए हमारे पास 30
लोड वैल्यू के लिए GPM है 23.3 और 35 लोड वैल्यू के लिए हमारे पास GPM है 24.9। तो इस तरीके से हमारे पास 34.4 लोड वैल्यू के लिए GPM होगी 24.708 और हम इसको ले सकते हैं 24.71। और लास्ट सेगमेंट के लिए हमारे पास लोड वैल्यू है 860। तो चलो इसके लिए GPM सेलेक्ट करते हैं। लास्ट पाइप सेगमेंट की लोड वैल्यू 860 के लिए हमारे पास 750 लोड वैल्यू के लिए GPM 170 और उसके बाद 1000 लोड वैल्यू के लिए है GPM 208। हमारे पास पाइप के लास्ट सेगमेंट के लिए लोड वैल्यू है 860, लेकिन टेबल में 750 और 1000 लोड वैल्यू के लिए GPM है। तो हम 860 की लोड वैल्यू निकालने के लिए भी लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। 750 लोड वैल्यू के लिए हमारे पास GPM है 170 और 1000 लोड वैल्यू के लिए हमारे पास GPM है 208। तो इस तरीके से हमारे पास 860 लोड वैल्यू के लिए GPM होगी 186.72। इसी तरीके से इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड की टेबल AP 103.33 को यूज़ करते हुए और लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से हम पाइप के सभी सेगमेंट के लोड वैल्यू के लिए GPM कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट की गई GPM वैल्यूज़ को हम इस टेबल में सभी सेगमेंट के लिए फिल कर देते हैं। इसके बाद हम पाइप का साइज़ निकालेंगे। पाइप का साइज़ निकालने से पहले सबसे पहले हमें पाइप का मटेरियल सेलेक्ट करना है। अपने इस कैलकुलेशन के लिए हम कॉपर पाइप टाइप K को सेलेक्ट कर लेते हैं। पाइप का साइज़ निकालने के लिए हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लम्बिंग इंजीनियर हैंडबुक में दी गई हाइड्रोलिक टेबल को यूज़ करेंगे और वहाँ भी हम इन GPM के लिए अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तो लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करेंगे। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पाइप साइजिंग के लिए कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। कोल्ड वाटर के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी लिमिट है 4 to 8 फीट पर सेकंड। अगर हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी पे जाएंगे तो नॉइज़ प्रॉब्लम आएगी और कोरोजन वगैरह हो सकता है पाइप में। और मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप लिमिट है 5 psi पर 100 फीट। इसी तरीके से हॉट वाटर सिस्टम के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी लिमिट है 5 फीट पर सेकंड और मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप लिमिट है 5 psi पर 100 फीट। हमारे पास पाइप के फर्स्ट सेगमेंट के लिए GPM की वैल्यू है 18.48। अब इसके लिए हम पाइप का साइज़, वेलोसिटी और प्रेशर ड्रॉप सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास ये हाइड्रोलिक टेबल है। पाइप के हर साइज़ के लिए अलग हाइड्रोलिक टेबल होती है। सबसे पहली GPM वैल्यू हमारे पास 18.48। तो इसके लिए हम देखते हैं 1 1/4 सवा इंच पाइप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हम सवा इंच पाइप की हाइड्रोलिक टेबल को चेक करते हैं। इस टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होता है वो GPM का होता है। फिर उसके बाद अगर हम शेड्यूल 40 स्टील पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वेलोसिटी और हेड लॉस का कॉलम है। अगर हम शेड्यूल 80 स्टील पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हेड लॉस वेलोसिटी का कॉलम है। हम टाइप के कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉलम हमारे लिए है। टाइप L, टाइप M और ब्रास पाइप वगैरह के लिए भी अलग से कॉलम है। तो हमारे पास जो GPM की वैल्यू है वो है 18.48। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 15 है 20, 18.48 नहीं है। तो हम इन दोनों के लिए वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से 18.48 GPM के लिए पाइप साइज़, वेलोसिटी और हेड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास 15 GPM के लिए वेलोसिटी है 3.95 और फिर 20 GPM के लिए हमारे पास वेलोसिटी है 5.26। तो अब हमें निकालनी है 18.48 के लिए जिसकी वैल्यू है 4.86। इसी तरीके से हमारे पास 15 GPM के लिए प्रेशर ड्रॉप है 2.9
और 20 GPM के लिए हमारे पास प्रेशर ड्रॉप है 4.9। तो इस तरीके से 18.48 के लिए हमारे पास प्रेशर ड्रॉप है 4.29। तो इस तरीके से हमारे पास 18.48 GPM के लिए पाइप का साइज़ है 1.25 इंच, वेलोसिटी है 4.86 फीट पर सेकंड और प्रेशर ड्रॉप है 4.29 PSI पर 100 फीट। दूसरे पाइप सेगमेंट के लिए हमारे पास GPM की वैल्यू है 24.71। हमारे पास दूसरी GPM वैल्यू है 24.71। हम 1.5 इंच पाइप साइज़ की टेबल में देखेंगे तो हमारे पास GPM की वैल्यू है 20 और 25। 24.71 इन दोनों के बीच में आते हैं, तो इन दोनों वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऊपर से टाइप के कॉपर वाले कॉलम में हम देखते हैं 20 GPM के लिए हमारे पास वेलोसिटी है 3.72 और हेड लॉस है 2.1। 25 GPM के लिए हमारे पास वेलोसिटी है 4.65 और हेड लॉस है 3.2। तो ये दोनों वैल्यू लिमिट के अंदर है, तो इसलिए हम 24.71 GPM के लिए हम 1.5 इंच का पाइप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास 20 GPM के लिए वेलोसिटी है 3.72 और 25 के लिए 4.65। तो इस तरीके से हमारे पास 24.71 GPM के लिए वेलोसिटी है 4.596 और हम इसको 4.6 फीट पर सेकंड भी ले सकते हैं। इसी तरीके से 20 GPM के लिए हमारे पास प्रेशर ड्रॉप है 2.1 और 25 के लिए प्रेशर ड्रॉप है 3.2। तो इस तरीके से 24.71 के लिए हमारे पास प्रेशर ड्रॉप है 3.16 और 3.14 PSI पर 100 फीट। और पाइप के लास्ट सेगमेंट के लिए हमारे पास GPM की वैल्यू है 186.72। हमारे पास पाइप के लास्ट सेगमेंट के लिए GPM की वैल्यू है 186.72। तो हम 3 इंच पाइप साइज़ के हाइड्रोलिक टेबल में ये वैल्यू देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 180 है 190, तो इन दोनों रो को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर से टाइप के कॉपर पाइप वाले कॉलम में देखते हैं 180 के लिए हमारे पास वेलोसिटी लिमिट है 8.69 और 190 के लिए 9.16 और हमारी वैल्यू है 186.72 जो कि 180 से ज़्यादा है। और 180 के लिए ऑलरेडी जो हमारी वेलोसिटी है 8.69 और जो हमारी मैक्सिमम लिमिट 8 फीट पर सेकंड से ज़्यादा है, तो हम ये 3 इंच का पाइप सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम अगले पाइप साइज़ के लिए जाएंगे जो कि 4 इंच है। हमारे पास जो लास्ट सेगमेंट के लिए GPM की वैल्यू है वो है 186.72। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 180 GPM है 190। 186.72 इन दोनों के बीच में आता है, तो हम यहाँ से इन दोनों रोज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर से टाइप के कॉपर पाइप के लिए कॉलम में देखते हैं तो 180 GPM के लिए हमारे पास वेलोसिटी है 4.94 और फ्रिक्शन लॉस है 1.2। 190 GPM के लिए हमारे पास वेलोसिटी है 5.21 और फ्रिक्शन लॉस है 1.3। तो वेलोसिटी और फ्रिक्शन लॉस दोनों लिमिट के अंदर है, तो इस तरीके से हम 186.72 GPM के लिए 4 इंच का पाइप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास 180 GPM के लिए वेलोसिटी है 4.94 एंड 190 GPM के लिए हमारे पास वेलोसिटी है 5.21। तो इस तरीके से 186.72 GPM के लिए हमारे पास वेलोसिटी है 5.12 फीट पर सेकंड। इसी तरीके से हमारे पास 180 GPM के लिए हेड लॉस है 1.2 और 190 GPM के लिए हेड लॉस है 1.3। तो 186.72 GPM के लिए हमारे पास हेड लॉस की वैल्यू है 1.267 और इसको हम ले सकते हैं 1.27 PSI पर 100 फीट।
तो इसी तरीके से हम पाइप के सभी सेगमेंट के लिए एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू और प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट किए गए पाइप साइज़ और वेलोसिटी, प्रेशर ड्रॉप की कैलकुलेट की गई वैल्यूज़ को इस एक्सेल शीट में फिल कर लेते हैं। हमारे पास राइज़र के सभी पाइप सेगमेंट की जो लेंथ है वो 10 फीट है, तो यहाँ पे हम 10 फीट फिल कर लेते हैं। और बेसमेंट में जो हॉरिजॉन्टल पाइप सेगमेंट है 11, 12, 13, इनकी लेंथ है 60 फीट। और जो पाइप का लास्ट सेगमेंट है उसकी लेंथ हमने एज्यूम की है 30 फीट। और बिल्डिंग के अंदर जो पाइपिंग है उसके अंदर फ्रिक्शन लॉस निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हमने जो पाइप साइजिंग की है वो 5 psi पर 100 फीट पे की है। और जो लास्ट फिक्सचर सबसे ज़्यादा जिसके अंदर प्रेशर ड्रॉप है वो WC है, और उसके लिए जो पाइपिंग यूज़ की है उसकी लेंथ भी मान लेते हैं 30 फीट। तो इस तरीके से हमारे पास पाइप के अंदर टोटल फ्रिक्शन लॉस आ जाता है जिसकी वैल्यू है 10.627। और जैसा कि जनरल प्रैक्टिस है फिटिंग के अंदर लॉस और वॉल के अंदर लॉस के लिए हम 50% वैल्यू और ऐड कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास टोटल फ्रिक्शन ड्रॉप पाइप के अंदर जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 15.94 psi, और इसको हम 16 psi भी ले सकते हैं। अब प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू एलिवेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ईच फुट ऑफ वर्टिकल राइज इज़ इक्वलेंट टू 0.434 psi प्रेशर ड्रॉप। अगर हम किसी पाइप के अंदर पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो 1 फीट ऊपर पहुंचाने के लिए उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू होगी 0.434 psi। हमारी बिल्डिंग 10 फ्लोर की है और हर फ्लोर की जो हाइट है वो 10 फीट है, तो बिल्डिंग की टोटल हाइट 100 फीट हो जाएगी। तो हम इस 0.434 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 434 psi। यानी पानी को जब हम ग्राउंड फ्लोर से लेके बिल्डिंग के हाइट तक पहुंचाएंगे तो उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो उसकी वैल्यू होगी 43.4 psi। पाइप के अंदर टोटल फ्रिक्शन लॉस हम इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 15.94 psi। और इस मेन लाइन में हम एक बैक फ्लो प्रिवेंटर यूज़ कर रहे हैं और एक वाटर मीटर। उसकी वैल्यू हमने एज्यूम की है बैक फ्लो प्रिवेंटर के लिए 0.9 psi प्रेशर ड्रॉप, और वाटर मीटर के अंदर प्रेशर जो ड्रॉप होगा वो 3 psi। ये वैल्यूज़ सब जगह अलग अलग हो सकती है। आप कौन सा वाटर मीटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बैक फ्लो प्रिवेंटर यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी स्पेसिफिकेशन में चेक कीजिएगा, और जो उसकी एक्चुअल प्रेशर ड्रॉप है आपको वो लिखनी है। हमारा जो लास्ट फिक्सर है वो WC है, उसके लिए जो हमें मैक्सिमम प्रेशर की ज़रूरत है वो 20 psi है, और फ्यूचर के लिए भी हम 30 psi का जो है अलाउंस ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सिस्टम के लिए नेट टोटल प्रेशर ड्रॉप जो आएगी वो उसकी वैल्यू होगी 113.24 psi। तो इस कैलकुलेशन के ज़रिए हमारे पास जो बिल्डिंग के लिए पानी की जो टोटल क्वांटिटी है वो है 186.72 और प्रेशर ड्रॉप है 113.24 psi। हमारे पास जो म्यूनसिपलिटी से पानी आ रहा है उसके अंदर अगर प्रेशर 40 psi है तो ये 40 psi हम टोटल प्रेशर हेड में लॉस में से माइनस कर देंगे। 113.24 माइनस 40 इट विल बी इक्वल टू 73.24 psi। और अगर हमें ये प्रेशर फीट में चेंज करना है तो हम इस वैल्यू को 2.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो बूस्टर पंप है उसकी कैपेसिटी है 187 GPM और उसका जो हेड होगा 169 फीट। अगर हम अपनी बिल्डिंग में वाटर टैंक को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो इस कैलकुलेशन में जो हमने बैक फ्लो प्रिवेंटर में लॉस और वाटर मीटर के अंदर जो लॉस यूज़ किया है उसको माइनस कर देंगे, जो कि 3.9 है। तो 113 माइनस 3.9 इट विल बी इक्वल टू 109.34 psi। और ये प्रेशर की वैल्यू अगर हमें फीट में चाहिए तो हम इसको 2.31 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल हेड की जो वैल्यू आएगी वो है 252.575 फीट। तो इस तरीके से हमें जो बूस्टर पंप सेलेक्ट करना है उसकी कैपेसिटी होगी 187 GPM और जो हमारे पास हेड है वो है 258 फीट।
पंप के लिए हॉर्स पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। एक फार्मूला है हॉर्स पावर इक्वल टू H इंटू क्यू इंटू एच जी डिवाइडेड बाई 3960। हेड जो है वो हेड फीट में हेड है उसका पंप के लिए, और क्यू जो है फ्लो रेट है जो GPM में है, और एच जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल है जो वाटर के केस में 1 है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास हॉर्स पावर इक्वल टू P इंटू क्यू इंटू एच जी डिवाइडेड बाई 1714। यहाँ पे P प्रेशर है PSI में, Q फ्लो है GPM में, और SG की वैल्यू 1 है वाटर के लिए। पंप की हॉर्स पावर कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी कैलकुलेट की गई वैल्यूज इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। हमारे पास म्यूनसिपलिटी वाटर का प्रेशर अगर 40 PSI है तो हमें बूस्टर के लिए जो प्रेशर हेड की ज़रूरत है वो है 73.24 PSI, और हमारे पास GPM की वैल्यू है 187। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के लिए 1 है, तो ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो हमें हॉर्स पावर की वैल्यू आती है 7.99। और अगर पंप की एफिशिएंसी 70% है तो हम इस वैल्यू को 0.7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्चुअल पंप की जो हॉर्स पावर की ज़रूरत है वो है 11.41 हॉर्स पावर की वैल्यू है हमारे पास। जब हम किसी हाई राइज बिल्डिंग के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम उस बिल्डिंग को जनरली जोन में डिवाइड कर देते हैं, और एक जोन में 6 फ्लोर को रखने की जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन ये नंबर ऑफ़ फ्लोर की हाइट पे डिपेंड करते हैं। अगर हाइट ज़्यादा है तो ये नंबर ऑफ़ फ्लोर कम भी हो सकते हैं, और अगर फ्लोर की हाइट नॉर्मल से कम है तो ये नंबर ऑफ़ फ्लोर ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हर जोन के लिए अलग से बूस्टर पंप सेलेक्ट किया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको हमने 2 जोन में डिवाइड किया। नीचे वाली जोन में हमने 3 फ्लोर रखे और ऊपर वाली जोन में 7 फ्लोर रखे। और एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो नीचे वाले फ्लोर है उनको वाटर सप्लाई करने के लिए हम म्यूनसिपलिटी का जो प्रेशर है जनरली उसे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से लोअर फ्लोर के लिए बूस्टर पंप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हम बिल्डिंग के रूफ पे वाटर टैंक डिज़ाइन करते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ट्रांसफ़र पंप के ज़रिए उसको पानी सप्लाई करते हैं। फिर रूफ वाले टैंक से हम बिल्डिंग को ग्रेविटी के ज़रिए पानी सप्लाई करते हैं। लेकिन इस केस में जो हायर फ्लोर है वहाँ पे प्रेशर सफिशेंट नहीं होता, तो उसके लिए हमें स्मॉल बूस्टर पंप यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी अलग अलग जोन को पानी सप्लाई करने के लिए हम सीरीज़ कनेक्टेड सिस्टम विद इंटरमीडिएट ब्रेक टैंक का यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जोन के आखिर में जो प्रेशर बचा होता है वो ब्रेक टैंक में ज़ीरो हो जाता है, तो इससे पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होता है और इनिशियल पंप की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। दूसरा सिस्टम मोर इकोनॉमिकल है। इसमें सीरीज़ कनेक्टेड सिस्टम विदाउट इंटरमीडिएट ब्रेक टैंक यूज़ करते हैं। तो इस केस में जो जोन के आखिर में प्रेशर बचता है वो दूसरी जोन को ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इससे हमारा पावर कंजप्शन भी बढ़ता है और इनिशियल पंप की जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू वेरी मच।